हमारी दीदी जी और ख़ास करके हमारे गाइड और फिलोसफर, क्योंकि जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन हैं, और जहाँ कहते हैं ना कि दिल्ली किसकी है, दिल वालों की, उस दिल वालों की दिल्ली के आप जो है आधार मूर्त कहें, उद्धार मूर्त कहें, तो ऐसी महान आत्मा, महान हस्ती के सामने हम क्या बोले, हम भी सोचते हैं। नहीं ऐसी बात तो जैसे वो कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो कैसा लगेगा, तो आप तो हमारी दीदी की पालना में पल रहे हैं। हमें भी कई बार मौका मिल जाता है अनायास ही, तो हम भी कुछ लाभ ले लेते हैं, ये हमारा अपना सौभाग्य है। तो आज भी ऐसे ही मुझे सेवा के अर्थ, जैसे आपने बात कही कि म्यूजियम की सेवा चलती रहती है, तो आज भी अभी मुझे जाना है कूच बिहार, वेस्ट बंगाल में है, वहाँ कार्य चल रहा है बाबा का, 3-4 महीने से कारीगर काम कर रहे हैं। तो कल भी कुछ लोगों से मिलना था, और आप सबको पता है कि जब भी दिल्ली आते हैं तो थोड़ा राष्ट्रपति भवन का भी चक्कर लग जाता है। हाँ, ये बात बहुत स्पष्ट करो, ये रह गई कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कहाँ से हुआ, जन्म लौकिक भी और अलौकिक भी। हाँ, अलौकिक बाबा की बच्ची वहाँ से ही बनी। हाँ, आपका उसमें सेवा का रोल है। तो क्या है कि भारत में उनके जहाँ भी प्रोग्राम बनते हैं, तो दीदी को तो पता है, आप सब तो जानते होंगे कि उनका बहुत प्रोटोकॉल होता है, और हम क्या है थोड़ा सा हैबिचुएटेड हो गए हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, उतने प्रोटोकॉल नहीं होता है। जब भी आके बैठ जाओ तो खास बात नहीं होती है, एक आधा उनका साथ सिपाही होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। फिर वो 5 साल 6 साल गवर्नर रही, तब भी बाबा ने इस आत्मा के माध्यम से करीब भारत में 20 जगह पर कार्यक्रम करवाए, तो वो थोड़ा सा हैबिचुएटेड हो गए हैं। अब जब राष्ट्रपति बन गए तो बहुत जिसको कहें कि प्रोटोकॉल आ गया उसमें। वो तो खुद कई बार कहती है कि मैं तो सोने की जंजीर में बंध गई हूँ। जब हम घरेलू रीति से मिलते हैं तो वो तो स्वीकार करती है कि मैं नाथुलाई अभी छोड़ तो सकती नहीं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं केवल कमरे के अंदर ही फ्री हूँ, कमरे के जैसे बाहर निकलूंगी तो दो संतरी तैयार रहेंगे, अगर मैं घूमने के लिए जाऊंगी वो पीछे जाएंगे। कहीं पर भी बोला कमरे के अंदर स्वतंत्र हूँ, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलूंगी तो लोग खड़े रहेंगे। तो ऐसे इतना बोला मुझे भी पता नहीं था, तो लेकिन अब तो निभाना पड़ेगा। 5 साल, अभी 2 साल 8 महीना तो हो गया करीब। तो जब भी आना होता है तो थोड़ा उधर भी, क्योंकि अभी कहाँ प्रोग्राम बनते रहते हैं, तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा मिल लेते हैं, भाई ये प्रोग्राम इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बात एक ये भी है कि हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मालूम होते हुए भी, और वो गवर्नमेंट का जहाँ भी प्रोग्राम बनता है तो उसके साथ में हम एडिक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे स्टेट में, दिल्ली की बात अलग है क्योंकि दिल्ली में तो रहते हैं, तो दूसरे स्टेट में बिना गवर्नमेंट के प्रोग्राम के वो जा नहीं सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का, उस स्टेट गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा होता है। इतनी करीब समझो 1500-2000 सिक्योरिटी के अरेंजमेंट के लिए लोग रहते हैं, पूरी प्रशासन उसके पीछे चलता है। तो अभी भी हमारा मार्च 10 तारीख को हिसार में प्रोग्राम था, तो मुझे करीब 15 दिन वहाँ रुकना पड़ा। अभी 2-3 प्रोग्राम वेटिंग लिस्ट में है, जब तक कंफर्म नहीं होते हैं, तो वो भी था। और दूसरा, जैसे दीदी ने कहा कि उड़ीसा हाई कोर्ट के जजेस, तो वहाँ से भी एक जज यहाँ पर आए हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम मिल लेंगे, दूसरी जगह मुझे जाना है, लेकिन कोई कारणवश उनसे नहीं मिल पाए, उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। तो ऐसे
हमारे को भी बीच बीच में जैसे बाबा कहते हैं ना कि ये मौका मिल जाता है कि दीदी से भी कुछ सुनने को। बाकी तो देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम आत्माओं को सेवा सेवा सेवा, क्योंकि ये हमारी आत्मा का वो समय चल रहा है। जैसे कहते हैं ना हर चीज़ का समय होता है, और जो समय निकल जाता है उसके बाद में हम कुछ भी प्रयत्न करें, जैसे मान लो हमें फ्लाइट में जाना है, अब समय पर नहीं पहुंचेंगे तो वो इंतज़ार नहीं करेंगे, चाहे हमने सबसे महंगी टिकट खरीदी होगी फिर भी फ्लाइट वाला हमारी टिकट के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, हमें समय पर पहुंचना होगा तभी हम फ्लाइट कैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये जो संगम युग का जो समय चल रहा है बहुत ही पावन और बहुत ही श्रेष्ठ, और उस समय को हमें फुल यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक एक सेकंड हमारे लिए मूल्यवान है। अगर हमने उसको फुल यूटिलाइज नहीं किया तो वो समय तो निकल जाएगा। मुझे एक छोटी सी इस पर बात याद आती है कि गांधी जी का पीरियड था, बहुत सारे लोग गांधी से जुड़ते जा रहे थे। दो युवक गांव में रहते थे, उनके मन में भी ख्याल आया कि हम भी गांधी जी से जुड़ें। तो उन्होंने सोचा कि अभी कहाँ जुड़ें, कैसे जुड़ें। तो बहुत उस समय तो अखबार भी बहुत कम निकलते थे, रेडियो भी जैसे कि बहुत कम ही होता था, टीवी तो था ही नहीं। तो उन्होंने किसी तरह से पता चला कि एक शहर के अंदर गांधी जी आने वाले हैं, तो वो सोचा कि हम भी निकल पड़े। वो निकल गए, ट्रेन से जाना था। तो गांधी जी हम सब ने सुना है, ये दिन देखा है गांधी जी को, आपने देखा है गांधी जी को? नहीं, नेहरू जी को देखा है, गांधी जी को नहीं देखा। तो सुना है कि वो स्लीपर क्लास में, स्लीपर क्लास भी उस समय नहीं होता था, वो थर्ड क्लास होता था। वो थर्ड क्लास में सफ़र करते थे, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, जनरल डब्बा होता था। और वो उस जमाने की ट्रेनों में कहीं लाइट होती थी, कहीं लाइट नहीं होती थी। तो रात का समय था, लाइट नहीं थी, वो दो युवक भी उसी डब्बे में चढ़ गए। तो बुजुर्ग थे, वो लाठी साथ में रखते थे। अब वो दोनों बुजुर्ग जो है वो गांधी जी को समझा नहीं कि गांधी जी है। दोनों युवक जो है रात भर गांधी जी को परेशान करते रहे, कभी लाठी उनको इधर कर दे इधर कर दे। दोनों युवक, क्योंकि उनको तो जवानी का नशा था और अनुभव नहीं था, पता नहीं था कि यही गांधी जी हैं, गांधी जी से ऐसे मुलाकात हो जाएगी। सुबह हुआ, थोड़ा सा अंधेरा छटने लगा। जिस स्टेशन पर गांधी जी को उतरना था तो वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आए, तो देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फूल माला लेकर के गांधी जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो उन्हें लगा कि गांधी जी इसी ट्रेन में हैं। फिर जैसे ही वो दरवाजे के पास में आए तो जय जयकार के नारे लगे, और गांधी जी नीचे उतरते ही जो है वो फूल मालाएं गले में पड़ने लगी। तब उनको रियलाइज हुआ कि हम रात भर जिस गांधी जी को खोजने के लिए, जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, और वो गांधी जी हमारे पास। अब तो दोनों बच्चे जो है वो रोने लगे, और दोनों बच्चों ने पैर पकड़ करके माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो। अब मैं आपसे भी पूछता हूँ कि गांधी जी ने क्या जवाब दिया होगा? आइए, किसी के ध्यान में आता है जी? अच्छा, और बस जी। और गांधी जी ने बहुत प्यारा जवाब दिया, जो मैंने पहले इस कहानी को सुनाने की, इस बात को सुनाने के पहले आपको ध्यान पे दिलाया कि समय। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसी समय माफ कर दिया, लेकिन समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यों? रात भर तुम्हारे साथ था, तुम मुझसे बहुत कुछ ले सकते थे, तुम मेरे से मिलने के लिए, मेरे से जानने के लिए आए। अब मैं हजारों के बीच में हूं, उस समय केवल तुम दोनों के बीच में था, तो मैंने तो माफ उसी समय कर दिया, लेकिन समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये समय जो बाबा ने दिया है, वो समय हमें माफ नहीं करेगा।
तो इसलिए बाबा कहता है कि हमारे को एक एक सेकंड जो है मूल्यवान है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो हमें देखना चाहिए कि मैं समय के मुताबिक चल रहा हूँ, मैं समय के साथ चल रहा हूँ, या मैंने अपने आप को अपने हिसाब से चलाने या चल रहा हूँ। तो बाबा कहते ना कि कहीं ये ना हो जाए कि समय को मार्क मिले, हमारे को मार्क ना मिले। तो बाबा कहता है कि हम सभी बच्चों की ये जवाबदारी है, और हम सभी बच्चों ने बाबा से प्रॉमिस किया है क्या, कि समय के पहले हमें परिवर्तन होना है। अगर समय हमें परिवर्तन करेगा तो मार्क किसको मिलेंगे? समय को मिलेंगे। तो इसलिए हम सभी बाबा के बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, और आप सब विशेष, दीदी ने आपको तो पहले ही आज सुबह क्लास के पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सभी अंतर्मुखी हैं। तो मुझे भी खुशी हुई कि ऐसे बाबा के बच्चों से मिलना हुआ। तो इसलिए आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि आप कितने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और हमें भी थोड़ा जैसे कहते हैं कि कभी कभी मौका मिल जाता है, और हमारी जूरिस्ट विंग आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में बहुत आगे तरक्की करती रहती है। और आपके ही सकाश कहो कि विश्वास कहो, आदेश कहो, बाबा के कोई न कोई जजेज आते रहते हैं, प्रोग्राम होता रहता है। हमें भी उसका जैसे कहते हैं ना कि एक खुशी का शेर मिल जाता है, क्योंकि संगम युग में सबसे बड़ा खजाना है वो खुशी। बाकी सारे खजाने जो हैं वो स्थायी नहीं है, लेकिन खुशी हमारा स्थायी खजाना होना चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी हमारी नहीं गायब हो। ये संगम युग का बाबा का दिया हुआ वरदान है। तो आज आपसे मिलना हुआ। थोड़ी देर के बाद अपने सेवा स्थान पे, जहाँ पर अभी सेवा चल रही है, बस बताया कूच बिहार में, वहाँ की फ्लाइट पकड़नी है। तो आपका आशीर्वाद मिला, आपका स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा।